आ- आज हमारे साथ है मनीषा सिन्हा। मनीषा सिन्हा एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और एक मीडिया पर्सन है। मनीषा की जिंदगी में कैंसर तब आया जब वो बिल्कुल लाइमलाइट में थी। दुनिया उनका चेहरा जानती थी और कैंसर ने उन्हें एक ऐसी जिंदगी में लाके खड़ा कर दिया जो आइसोलेशन से भरी थी। आज हम जानते हैं मनीषा से कि वो सफर कैसा रहा, क्या था। एकदम कि लाइमलाइट से आप आइसोलेशन में जाना पड़ता है, आपको रोज डॉक्टर के पास जाना है। तो मनीषा, बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। आपकी इस जर्नी के लिए कि आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। मैं ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका कैंसर आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया। आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि जिंदगी कैंसर के साथ रुकती नहीं है। जी हाँ, मैं मनीषा। और जिंदगी के बारे में बस ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी कैंसर से पहले। और ये भी बता दूं कि कैंसर के बाद भी बहुत खूबसूरत रही है, क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी। हमेशा मैं फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा मेरा एक बेटा है, मेरा पति, मेरे मम्मी पापा, सब जो थे कैंसर के बाद मेरे साथ थे। अगर पहले की बात करें तो उस समय भी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मैं एक मीडिया पर्सन थी और साथ ही साथ वो भी मैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ देती थी। तो मेरे लिए मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा फेस वैल्यू, मेरा रिपोर्टिंग, ये सब बहुत मायने रखता था। तो खैर, वो सब तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो ये जो कैंसर, जब मुझे पिछले साल पता चला कि मुझे कैंसर है, तो सबसे ज्यादा मुझे इस बात का ये था, डर था कि मेरा बेटा जो कि 9 साल का था उस वक्त, मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊंगी, कैसे, जो बेटा मेरे ऊपर डिपेंड है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, बाहर घूमने जाना हो और कुछ भी हो, हर चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंड था। उसको कैसे मैं बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी, कैसे अपनी जो ये लाइफ थी, जो कि बहुत खूबसूरत मेरी लाइफ थी, उसको आगे मेरे बेटे के सामने उस लाइफ को उसी तरीके से कंटिन्यू उसे दिखाना कि कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा है। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। लेकिन चूंकि फैमिली मेरे साथ थी, तो सब, जो कहते हैं ना, जो दर्द था, जो दुख था, वो फैमिली के साथ मिलकर मेरा कम हुआ। जी हाँ। आ, मनीषा, जब आपने सुना कि आपको कैंसर हुआ है, तब पहला थॉट आपने कहा आपको आपके बच्चे के बारे में आया था। बिल्कुल, मुझे मेरे बच्चे के बारे में आया पहला थॉट कि आखिर उसको कौन सँभालेगा? कौन देखेगा? कौन उसको डेली स्कूल भेजेगा? कौन उसे टिफ़िन देगा? मतलब बहुत कुछ होती है ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी-छोटी कई बातें होती हैं। और वही सब मैं फिर सोच रही थी। मुझे ये लगा, क्योंकि उस वक़्त मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर कौन-से स्टेज पर है। बस मुझे ये मालूम था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है मुझे। तो बहुत सारे जो थॉट थे मेरे दिमाग में आने लगे कि कहीं मुझे बाहर ना जाना पड़े इलाज करवाने के लिए, कहीं मुझे मुंबई ना जाना पड़े। अगर मुंबई जाऊंगी तो वहां 2 महीना रहना, 3 महीना रहना, बहुत कुछ दिमाग में उस वक्त चलने लगा था। तो फिर लेकिन वही है कि मतलब फैमिली साथ थी, मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ था। मुझे ये बात था कि कुछ भी होगा मैं लड़ लूंगी, मतलब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ये जज्बा मेरे अंदर था उस वक्त भी। ये बहुत जरूरी होता है जब आपका माइंड सेट आपके पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। और मनीषा, आपने अपना बताया, लेकिन जब आपके बेटे को पता चला कि आपको कैंसर है, जो आपका सबसे बड़ा डर था, आपके बेटे का क्या रिएक्शन था और उसने उस चीज को कैसे लिया। सबसे पहली बात तो मैंने कभी उसको बताया ही नहीं कि मुझे कैंसर है। अब घर में माहौल ऐसा बन गया, मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरे दोनों भाई जो रहते हैं यहीं गुड़गांव में रहते, वो आ गए। अब उसे इस बात का ये था कि आखिर हुआ क्या अचानक से, अचानक से बार बार। अब उसे बार बार ये लग रहा था कि, अब मेरे बेटे को बार बार ये लग रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, अचानक से नाना नानी क्यों आ गए, अचानक से मामा मामी क्यों आ गए, और घर का माहौल इतना क्यों बदल गया। मैंने, चाहे मेरी पूरी फैमिली ने उसे कभी नहीं बताया कि माँ को कैंसर है, लेकिन
आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो समझ गया कि मेरी माँ को कुछ हुआ है, लेकिन बार-बार वो आकर मुझसे यही कहता था, "मम्मी तुम हमेशा तो ठीक हो जाती हो ना?" क्योंकि उसके पहले भी मुझे फिस्टुला उसी पिछले साल ही जनवरी में हुआ था। तो उसने देखा था कि मैं 1 महीने में ठीक हो गई थी, तो आके मुझे बोलता था, "मम्मी ठीक हो जाओगी, पिछले बार भी तुम 1 मंथ में ठीक हो गई थी, इस बार भी तुम 1 मंथ में ठीक हो जाओगी।" उसको ये तो मालूम चल गया था कि मम्मी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसके सामने कैंसर जो हम लोग आपस में बात करते थे, उसे समझ में आ गया कि मेरी माँ को कैंसर है। और उसके बाद वो फिर यूट्यूब, गूगल ये सब वो सर्च करने लगा। तो उसे ये बात पता चल गया कि भई ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। फिर वो मेरे पास आता था, रोता था, फिर बोलता था कि मम्मी ये तो बीमारी जो है कैंसर वो मैंने देखा है, उसमें तो मर जाते हैं लोग। मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी कहीं नहीं जाने वाली है, बेटा तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम मत डरो। उसको मैंने समझाया तुम मत डरो, कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी मम्मी, यहीं पर है तुम्हारे पास है। तो फिर धीरे-धीरे जब देखा कि मम्मी तो उदास ही नहीं है, मम्मी तो दुखी नहीं है, मम्मी तो रोती ही नहीं है, तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी फैमिली का माहौल ठीक करना सबसे बड़ा काम जो होता है आपके हाथ में है। आप अगर आप ठीक रहोगे, आप पॉज़िटिव रहोगे, तो फैमिली में चाहे वो पति हो, बच्चा हो, मम्मी-पापा हो, कोई भी हो, वो लोग भी पॉज़िटिव रहेंगे। और फिर हम इस बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। क्योंकि रोने-धोने से तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि आदमी अगर रोएगा-धोएगा तो फिर वही चीज़ होता है कि घर का माहौल खराब होता है। सबके दिमाग में फिर नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो इसलिए है कि भई मैंने सोचा कि जब बीमारी आ ही गई है तो इसका हँस के ही सामना करेंगे। और उससे सच में बहुत ज़्यादा असर पड़ा मेरी लाइफ़ में। जी। मनीषा जी, कुछ लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं इमोशनली। पर मैंने कैंसर में देखा है, जिन लोगों को कैंसर हुआ है और जो सरवाइव कर गए हैं, वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग थे। उन्हें पता था कि उन्हें जीना ही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि घर का माहौल आप रोने धोने से या चीजों से खराब होता है, लोग परेशान होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और अगर आपको रोना आए, तो आपको लगता है कि क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आप अगर रहे हो तो अकेले में रो रहे हो या किसी बहुत क्लोज इंसान के, आपको क्या लगता है कि रोना जायज है? रोना आता है, लेकिन उस सिचुएशन में किस प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? भाई रोना क्यों नहीं आएगा? रोना सबको आएगा क्योंकि ज़िंदगी जो है इतनी खुशनुमा मेरी चल रही थी, इतनी अच्छी चल रही थी और अचानक से इतनी बड़ी बात हो गई मेरी लाइफ़ में, तो रोना तो बहुत आता था, बहुत रोती थी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत रोती थी। लेकिन मैं ख़्याल रखती थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, किसी को तो पता बस तो नहीं चलता है। हाँ, कोई किसी को पता तो नहीं चल रहा। मैं अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं रोती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे हस्बैंड ही हैं जो कि मुझे सँभालेंगे। उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है, सिर्फ़ मैं ही नहीं लड़ रही थी, वो भी मेरे साथ लड़ रहे थे। हर जगह मेरे साथ जाना, हर जगह उनका स्टैंड लेना। तो मैं अगर रोती, उनके सामने वीक पड़ती, इमोशनली वीक हो जाती, तो फिर उनको कौन देखता? तो मैं रोती तो ज़रूर थी, लेकिन अकेले रोती थी। मेरे चेहरे मतलब मैं किसी को ये नहीं दिखा मतलब ऐसा शो नहीं करती थी कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, चाहे क्या होगा मेरे बेटे का, क्या होगा मेरी फैमिली का। रोना ज़रूरी है क्योंकि आप हल्के होते हो फिर उससे, हल्के ये चीज़ होते हो। हाँ, तो ये है कि बस इसका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पे नहीं पड़ना नहीं चाहिए, है। क्योंकि फिर बिल्कुल। दूसरे भी कमज़ोर पड़ जाएँगे आपको रोता देख। हाँ, क्योंकि ये रोना एक स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपका रोने का इफेक्ट क्या हो रहा है। कई बार मैंने कैंसर सर्वाइवर्स के साथ बात करते हुए देखा है कि लोगों ने उनके रोने का मजाक बनाया। तो हमें, अगर ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है, तो उसको अपने तक ही रहने देना चाहिए। मनीषा जी, जब किसी को कैंसर होता है और आप तो इतना लाइमलाइट में थी, आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होगा, आपका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा होगा, क्या उस सर्कल में इफेक्ट आया जब लोगों को पता चला कि आपको कैंसर है? बिल्कुल, ये एक मेरे लिए नया अनुभव था क्योंकि मैं हमेशा से पार्टी करना, बाहर घूमना दोस्तों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे एक नहीं कई दोस्त हैं सोसाइटी में।
तो मेरा एक नया अनुभव ये हुआ ना कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ एक ही फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जो आपके अपने होते हैं, वो झुंड होती है, और वो झुंड तब हटती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख-दर्द आता है। तो जब मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुःख आया, तो मैंने देखा कि भई वो झुंड छँट रहा था, क्योंकि कई लोग मुझसे किनारा कर रहे थे। और जो लोग मुझे हर बात पर फ़ोन करते थे, पूछते थे कि भई यहाँ चलना है, चाहे क्या प्रोग्राम है, क्या करना है, वो लोग मुझसे कटने लगे। तो मुझे समझ में आने लगा कि भई ज़िंदगी में कुछ एक ही दोस्त हो, लेकिन ऐसे हों कि जिसके सामने आप रो सको, जिसके सामने आप दिल का हाल बता बता सको। क्योंकि आप सबके सामने नहीं रो सकते, क्योंकि वही लोग फिर आपका पीठ पीछे मज़ाक भी उड़ाते हैं कि भई मजाक उड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों का तो अनुभव मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट रहा है, जिसे मैं मैं जो झुंड पाल कर रखी थी ना, वो आज के डेट में छँट चुका है। अब कुछ ही मेरे जो फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, जो मुझे समझते हैं, मेरे दर्द को समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने माध्यम से कि आप जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हो, आप ये देखो कि आप कितना उससे इमोशनली अटैच हो, आप झुंड में मत चलो। झुंड में चलने वाले लोग जो होते हैं ना, हमेशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फिर डाउन होते हैं, क्योंकि मुझे उस समय बहुत दर्द हुआ था, जब वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे इस जर्नी के दौरान। उन्हें एक बार फ़ोन किया, हाल-चाल लिया, उसके बाद 2 महीने, 3 महीने उनका कोई फ़ोन नहीं। और मुझे कहीं अगर पूजा भी हो रही है, कहीं अगर किसी बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो वो फ़ोन करके भी नहीं पूछते थे कि हाँ, मतलब तुम आ सकती हो। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि अब तो ये बीमार पड़ गई है, तो अब ये ठीक नहीं होने वाली है, तो इससे कुछ नहीं पूछना होगा। ही बेकार है। तो वो मुझसे पूछते ही नहीं थे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि मुझे उस वक़्त बहुत दुःख और बहुत दर्द हुआ था कि मैं इतने सालों से मतलब ऐसे-ऐसे दोस्त जो 10-10 साल से मेरे साथ थे, उनका असली चेहरा सामने आया। तो आपको पॉज़िटिव रहना है तो उन दोस्तों के साथ रहिए, कुछ एक ही दोस्त आपके अपने होते हैं, बस उन्हीं के साथ आप हर प्रॉब्लम्स को, हर दुःख को बाँटिए। जी बिल्कुल। मनीषा, आपकी इस दोस्त वाली बात पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है, क्योंकि आज आप सर्वाइवर हैं, आज आप उस जर्नी से बाहर आ गई। सर्वाइवरशिप भी बहुत कोई आसान चीज नहीं होती है, सर्वाइवरशिप भी बहुत मुश्किल है, उसके बहुत सारे दौर होते हैं जिनसे आपको गुजरना होता है। लेकिन आप सोसाइटी में, जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, उस सोसाइटी में आप सर्वाइवर हैं, आप ठीक हो गए। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको क्या लगता है उन लोगों ने आपसे बात करना क्यों बंद किया? क्या ऐसा रीजन था? क्या कैंसर को वो एक छुआछूत की बीमारी मान रहे थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे पैसे मांग लेंगे, या ये रोएगी, या बहुत इमोशनली हमें डिस्टर्ब करेगी? क्या ये कुछ एग्जाम्पल हैं? क्या आपको लगा कि उन लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, आपके प्रश्न में ही जवाब था, क्योंकि ये जो आपने 3 बातें कही कि ये रोएगी-धोएगी, हो सकता है ये पैसे माँग ले, हो सकता है कि ये हमारे घर में कुछ नेगेटिव, ये इतना रोएगी तो मेरे घर में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या छू हुआ था, तब भी लोगों का बिहेवियर, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है कि वो वैसे ही था। लोग आपको सोसाइटीज में नहीं बुलाते हैं, बात नहीं करते हैं। ये स्टिग्मा शायद जो 30 साल पहले था वो आज भी है। आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को जिनकी मेंटालिटी, आई एम सॉरी टू से, इतनी छोटी है, जिनकी सोच इतनी छोटी है कि, और कैंसर एक बीमारियों का झुंड है, और कैंसर का पेशेंट को सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसे लोग जो आपसे पीछे हट जाते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जो लोग आपसे पीछे हट रहे उन्हें उन्हें आप डिलीट कर दीजिए, उन्हें पीछे ही जाने दीजिए। क्योंकि इनकी सोच को बदला नहीं जा सकता है। आप कैसे बदलोगे किसी की भी सोच को? क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल। धारणा बना लिया है कि भाई इसे कैंसर हो गया है, इसे खतरनाक बीमारी हो गई है, इसे सोसाइटी में कुछ फंक्शन हो तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और इससे बात करो तो ये रोएगी-धोएगी। भले वो हर बात पे वो खुद रोएँ, हर बात होते हैं। हाँ, वो हर बात पर वो खुद अपने दर्द को दिन भर में 50 बार बताएँगे दूसरों से, लेकिन उनकी मेंटालिटी को आप नहीं बदल सकते हो। बस अच्छा ये है कि आप हट जाएँ उनसे, आप दूर हट जाएँ वैसे लोगों से। आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोगों का बिहेवियर
ऐसा होता है कैंसर पेशेंट के प्रति? नहीं, मैं नहीं समझी आपकी बात। जो लोग ऐसा एक माइंडसेट रखते हैं कैंसर पेशेंट के खिलाफ, कि कैंसर पेशेंट है तो आप उनसे पीछे हट जाइए, कैंसर पेशेंट है तो आप उनसे बात कम करिए या उन्हें कहीं मत बुलाइए, जैसे आपने गणपति पूजा की बात की, ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिनकी सोच आज भी 50 साल पुरानी है? उनके बारे में क्या ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके फैमिली में कभी कोई बीमार नहीं पड़ा होगा, कभी किसी उनके फैमिली में कभी किसी को खतरनाक कोई बीमारी हुई नहीं होगी। कोरोना और में उन्हें लोग, ये लगता है कि कभी होगी भी नहीं। हाँ, और उन्हें ये भी लगता है कि वो कभी इस दलदल में नहीं फंसेंगे। भगवान ना करे, भगवान ना करे कि किसी भी दुश्मन को ऐसी बीमारी हो, लेकिन अगर उनको हो जाएगी तब वो क्या करेंगे, तब वो क्या करेंगे। और आप ये सोचिए कि कोरोना के समय कितने लोग चले गए, कितने जी। लोग हंसते खेलते लोग चले गए हमारी जिंदगी से। मेरे भी घर में कई करीबी चले गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये सोचते हैं ना कि उनको कभी कुछ नहीं हो सकता, वो तो बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो भगवान जो है वो सब सब, वक्त का, हाँ, वक्त का कुछ नहीं पता है। वक्त कब बदल जाएगा, कब चेंज होगा, वो कोई नहीं जानता है। तो बस वक्त का इंतजार कीजिए, मैं तो यही कहूंगी जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। और हम जी। लोगों को, मुझे, आपको, और आप तो खैर 30 साल से इस पूरे इतने लंबे जर्नी में, आपको तो मैं ब्रेव लेडी कहूंगी भैया, आपके जैसी लेडी मैंने नहीं देखी है। और आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि दो दो बार आपने कैंसर को हराया है। और जी। बस मैं और क्या कहना चाहूंगी, बस आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, मैं सीखूंगी। और ऐसे लोगों की जिनकी मेंटालिटी इतनी गंदी है, बस वो बस अपनी जिंदगी में बस भगवान उनको देखेंगे, और मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ। तो कैंसर स्केयर स्कार्स टू ग्लोरी बनाने का मेरा पर्पस ही ये है कि जो स्टिग्मा मैंने देखा, जो आपने देखा, जो और कैंसर सर्वाइवर में देखा, दुनिया के सामने हम ऐसे खड़े हों कि वो लोग जो हमें एक बहुत ही छोटी दृष्टि से देखते थे, वो आज हमें जब देखें तो गर्दन उठा के देखें, और इतनी गर्दन उठा के देखें कि उन्हें लगे कि वो हम तक पहुंच भी नहीं सकते। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी कि अभी तो मेरा भी तो इलाज चल ही रहा है, मैं हर महीने हॉस्पिटल जाती ही हूँ। और जब मैं आपके साथ जुड़ी, जिस समय आपने कैंसर सर्वाइवर वॉक करवाया था, उसमें मैं आई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें उसमें आपके साथ जुड़कर, और उस कैंसर रैम वॉक पर चलकर बहुत लोगों की बातें मैंने सुनी। डॉक्टर, साइंटिस्ट, आपने जितने भी सबको इनवाइट किया था, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। तो उसके बाद जब आपने मुझे सम्मान दिया, और फिर जब मैंने वो फोटोज लगाई फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, तो वो लोग जिनकी सोच, जो हम लोगों की दृष्टि में बहुत, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब तो ये खड़ी हो ही नहीं सकती है, वो लोग वो फोटो देखकर आश्चर्यचकित थे। हाँ, और उसके बाद वो मुझे मैसेज करते थे, भैया मैं कि भाई तुम ऐसे कैसे कैंसर रैम वॉक पे चलने लगी, तुम वॉक कैसे करने लगी, तुम कैटवॉक कैसे करने लगी, तुम्हें सम्मान कैसे मिल गया। तो वो लोग की सबसे ज्यादा जली भैया, जो लोग की ये सोच थी, हाँ, कि जो जिन्हें लगा कि मैं कभी उठ के खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तो थैंक्स टू यू काजल जी, कि आपकी वजह से उन लोगों को बहुत तमाचा पड़ा उनके चेहरे पर, कि जो ये सोचे कि मैं कभी उठ के खड़ी ही नहीं हो पाऊंगी। तो और मनीषा, ये बहुत जरूरी था। अभी हम लोग कैंसर सर्वाइवर समिट भी कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ। सो ऐसे तमाचे हम लोग ऐसे लोगों के मुंह पे मारते ही रहेंगे कि हम खड़े हैं, हम जहाँ थे वहां उससे कहीं ज्यादा है, कहीं आगे हैं। मनीषा जी, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ पे देखें तो क्या कुछ इफेक्ट आया पर्सनल में और प्रोफेशनल में? कुछ इफेक्ट आया कैंसर के बाद? हाँ, इफेक्ट तो मैं कहूंगी कि आया, क्योंकि क्योंकि कैंसर के बाद मुझे फिर से मीडिया का काम तो मुझे करना ही था। तो जैसे कि मेरे बाल कीमो के बाद बिल्कुल ही चले गए, और चेहरा भी बहुत डाउन हो गया, और इसके बाद मुझे एंकरिंग करना और फिर रिपोर्टिंग करना, इन सब में काफी तकलीफें आई। लेकिन हाँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि सो तुम जैसी हो, जैसी दिख रही हो तुम वैसे ही करो,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूंगी कि समाज में कुछ अगर इस तरीके की सोच वाले लोग हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच बहुत उम्दा है, जो लोग मतलब कि हमें समझते हैं और वो उन्हें मालूम है कि कैंसर जैसे और बीमारी होती है, ऐसे ये भी बीमारी है, अगर इसका इलाज सही से कराया जाए तो ये भी ठीक हो जाएगा। कई लोग ठीक होके हमारे सामने हैं। मेरी खुद के फैमिली फ्रेंड में जैसे आपको 30 साल से आप सर्वाइव कर रहे हैं, कई लोग हैं जो कि ठीक हुए, तो काफी अच्छे लोग भी हैं। और इफेक्ट की बात करूं तो बस कुछ दिन तो मुझे थोड़ा काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सब कुछ धीरे 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 सही चीजें होने लगी। थोड़ा आप अपने आप को, आप अपने विल पावर को मजबूत रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी चीजें अपनी जिंदगी की याद करो जो आपने अपनी फैमिली के साथ बिताई है, पॉजिटिव रहना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ आपने जो भी वक्त बिताया है सब सोचिए। और दूसरी बात है, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया से इसलिए दूर रहें क्योंकि अगर आपको कैंसर है और आप सर्च करते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो, तो आपको काफी चीजें उस आपके आंखों के सामने एक के बाद एक वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपको बहुत डिप्रेस कर देते हैं। तो इन चीजों से आप बचें, क्योंकि आपको तो देखने वाला डॉक्टर है ना जिसने आपको बचाया है। तो आपकी जो भी इंक्वायरी, जो भी आपको जानना है, जो भी आपको पूछना है, आप अपने डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि गूगल डॉक्टर नहीं है। सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा। सोशल मीडिया लोग जो बताते हैं वो कमाने के लिए आते हैं, वो अपने हिसाब से बातें करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर वो वीडियोस हाँ देखते हैं, जिसकी वजह से वो काफी बीमार पड़ जाते हैं, काफी मतलब उनकी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप जब आपको इस तरीके की बीमारी है तो आप ये वीडियो ना देखें। आप अपने कैंसर से चाहे कोई भी बीमारी, उससे रिलेटेड वीडियो, निगेटिव वीडियोस ना देखें। ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ला देगा। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत खराब हो जाएगा। शुरू में जब मुझे नहीं पता था कि मुझे, ये तो पता था कि कैंसर है, बट ये नहीं पता था कि कौन से स्टेज का कैंसर है। उसके बाद मैंने वीडियो देखना शुरू किया सोशल मीडिया पे, और एक के बाद एक कई वीडियोस मैंने देखा। मुझे लगा कि मैं तो बचूंगी ही नहीं। उन वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बचूंगी ही नहीं, मैं तो लगता है कि कुछ महीनों की मेहमान हूँ। मैं बहुत रोती थी। उसके बाद लास्ट मैंने, जब मुझे ये पता चला कि मेरे को स्टेज 2 कैंसर है, और डॉक्टर से जब मैंने बात की, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना है, आप सोशल मीडिया पे ये देखना बंद कर दीजिए। वो दिन था और आज का दिन है कि मैं कैंसर से रिलेटेड वीडियोस बहुत कम देखती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि आपको इनसे, इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। सोशल मीडिया आप देखिए, मनीषा जी, बहुत चीज है, मेडिटेशन के लिए है, योगा के बिल्कुल। लिए है, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें भी सोशल मीडिया पे, आप उनको देखिए। और कैंसर और दूसरी बीमारी के लिए तो आपके डॉक्टर हैं, आपकी जो भी इंक्वायरी आप उनसे पूछिए। तो मैं ये जरूर सबको सलाह देना चाहूंगी। एक मीडिया पर्सन से मनीषा जी जब ये बात आती है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, आप गूगल से दूर रहिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक मीडिया पर्सन खुद ये बात कहता है कि ये आपके असली डॉक्टर्स नहीं हैं। आपके डॉक्टर आपको जानते हैं, आपके डीएनए से वाकिफ हैं, आपके बॉडी से वाकिफ हैं, वो ज्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, क्योंकि आप ये बात आप लेकर आई, एक मीडिया पर्सन लेकर आया। क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया पर्सन तो सिर्फ ये कहेगा कि नहीं आप सिर्फ ये सब देखिए, मीडिया में जाइए, लेकिन आपकी तरफ से ये बात कहना बहुत ही ज्यादा एक सपोर्टिव है कैंसर पेशेंट्स के लिए, या किसी भी तरीके के जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी जा रहे हैं या बीमारी से भी जा रहे हैं उनके लिए। अ, मैं तो कोई ये कर, ऐसा। सोशल मीडिया देखें, आप हाँ, कॉमेडी वीडियो देखिए, आप हाँ, बहुत सारे हंसने वाले वीडियोस आते हैं, आप वो देखिए, उससे आप हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं। आप मेडिटेशन का वीडियो देखिए, तो आप ये देखिए ना, फिर आप अपने कैंसर से रिलेटेड वीडियो, चाहे कोई भी बीमारी से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी उससे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपना कॉमेडी देखिए, चैलेंज चैपलिन है, टॉम एंड जेरी है, ऐसी चीजें देखिए, या और भी हिंदी में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का इंटरनल
हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जो आपकी बीमारी से लड़ने में सपोर्ट भी करते हैं। मनीषा जी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है जिसने आपको बहुत खुश कर दिया जब आप कैंसर में थे, आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो इसने आपको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया? कैंसर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी कैंसर जी, ट्रीटमेंट के दौरान। ये दौरान जी। खुशी तो इस बात की मुझे थी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कि मेरी पूरी फैमिली एक हो गई थी मुझे बचाने के लिए। मेरे बिल्कुल। को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए इसके लिए पूरी फैमिली खड़ी हो गई थी। फिर चाहे मेरे दोनों भाई हों, मेरा हस्बैंड हो, मेरे मम्मी-पापा हों, मतलब और मेरे फ्रेंड्स। ऐसे मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो कि बहुत मेरा साथ दिए। मेरे फ्रेंड्स तो मुझे ये चीज़ का एहसास तो हो गया कि भई फैमिली, दोस्त, अच्छे दोस्त कितने इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो आजकल के बच्चे न्यूक्लियर फैमिली करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि भई जो फैमिली जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे ठीक होने में 80% हाथ मेरी फैमिली का है, जिन्होंने मिलकर एक साथ खड़े होकर उन्होंने मुझे बचाए। तो मेरे लिए एक चीज़ सबसे हैप्पी मोमेंट ये है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही, पूरे इस जर्नी में। और सबसे दुःख इस बात का हुआ कि कई करीबी दोस्त, करीबी लोग जो थे, वो मुझे ना हारा हुआ मान गए थे। मतलब ये हार गई, ये तो खत्म। बहुत करीबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये सोचा कि अब तो ये खत्म, अब तो ये फिर से नहीं उठ पाएगी, ये फिर से काम नहीं कर पाएगी। तो वो मेरे लिए सबसे दुःख का वो पीरियड था कि उन लोगों से मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी जो है एक तोहफ़ा है भगवान का, हमारे मतलब भगवान ने हमें दिया है। तो बस इसे हँसकर हमें जीना चाहिए। मरना तो सबको एक ना एक दिन है, तो भई हँस के ही मरा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी ज़िंदगी है हँस के बिताया जाए। तो बिल्कुल। हाँ, यही दुःख मेरे लिए सबसे बड़ा दुःख यही रहा है कि भई लोगों ने हारा मुझे ये हुआ। किया कि ये अब खत्म हो चुकी है। तो वो मनीषा भी जी, फीनिक्स, हमारा अगर लोगो आप देखेंगे तो फीनिक्स है। फीनिक्स बिल्कुल राख हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद वो राइज करता है। फेनिक्स की स्टोरी आपने सुनी होगी कि बहुत बूढ़ा हो जाता है, फिर वो खुद अपनी बीक तोड़ता है और फिर एकदम से फ्रेश होता है, मतलब फिर वो नया बन के आता है। तो हम लोग, आप एक फीनिक्स की तरह अब एक ग्रो कर रहे हो, एक नया ग्रोथ आपकी जिंदगी में आ रहा है। आप देखोगे कि जितने भी कैंसर सर्वाइवर हैं, अगर मैं उनकी एज पे हम लोग जाते हैं तो उनकी एज बहुत कम दिखनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। जैसे मैं 53 की हूँ और भी कैंसर सर्वाइवर्स मैंने देखे हैं, तो आप ये मानिए कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है तो हम उतने ही साल के हैं। और हमारी स्किन, हमारा बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर भी अब वो वैसे ही एक फ्रेश, एक जैसे नया जन्म होता है वैसे होता है। और ऐसे लोग जिन्होंने आपको छोड़ा या जिन लोगों ने आपको सोचा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप फिनिक्स हैं और फिनिक्स की तरह दोबारा खड़ी हो गई हैं। वो जो राख बनने का पीरियड था वो खत्म हुआ है, अब वो ग्रोथ का पीरियड है। मनीषा जी, आपको अभी भी पोर्ट लगा हुआ है, 1 साल तक वो लगा रहेगा। उसको लेके कभी कोई तकलीफ होती है? और आपको क्या लगता है कि पोर्ट 1-1 साल के लिए लग देते हैं ट्रीटमेंट के बाद भी, उसकी क्या जरूरत है? और उसकी कोई इंस्ट्रक्शन अगर कोई जानना चाहे कि पोर्ट को साफ करना या पोर्ट का ध्यान रखने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन आप बताना चाहेंगे? देखिए कैंसर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 2 साल तक आपको पोर्ट लगा के रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है कैंसर इन 2 सालों में लौट कर वापस आता है। सबसे ज़्यादा मतलब कहा जा डॉक्टर का कहना ये है। तो 2 हम्म। साल डॉक्टर पोर्ट लगाते हैं और पोर्ट लगाना एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इससे आपका जितना भी कीमो की जितनी दवाइयाँ होती है सब इसके थ्रू जाती हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता है। जो लोग मतलब पोर्ट नहीं लगाते हैं और वो जो दवाइयाँ उनको कीमो के दौरान जल्दी चढ़ से सर। हाँ। बिल्कुल हाँ,
तो वो बहुत पेनफुल होता है। कई बार मैंने देखा है जब मुझे पोर्ट के थ्रू जब दवाइयाँ चढ़ती थी और दूसरे लोगों को पोर्ट के थ्रू नहीं चढ़ती थी तो उनको बहुत पेन होता था। उनके हाथों में स्वेलिंग हो जाती थी और कई बार तो कीमो 8 कीमो है, किसी का 12 है, किसी का 15 कीमो है। तो उस दौरान वो हाथ बिल्कुल भी एकदम खत्म सा हो जाता है, हाथ की नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो पोर्ट लगाना जो है वो बहुत मतलब एक मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि आप पोर्ट के थ्रू मतलब आप अपना सारा इलाज जो भी आपकी दवाइयाँ उसके थ्रू जा रही हैं और इसमें आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपके अंदर भी कुछ है, पोर्ट लगा हुआ है। आपको हर हर 40 दिन पर 45 दिन पर उसे जो है आप हॉस्पिटल जाकर उसे क्लीन करवा सकते हैं, जिसके थ्रू वो अंदर जो है वो क्लाउटिंग नहीं हो और वो बिल्कुल क्लीन रहे। तो हर 45 डेज़ पर या 50 डेज़ पर आप जाकर बस पोर्ट को क्लीन करा लेना रहता है और 2 साल के बाद ये फिर डॉक्टर निकाल देते हैं। जी, तो कोई प्रिकॉशन की जरूरत होती है घर पे जैसे रहते हुए आप मूवमेंट कोई करते हैं, खाना बनाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, कुछ भी नहीं आपको करने की ज़रूरत है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे है भी लगा हुआ है। कोई अलग से चीज है। बस टच करने पर आपको पता चलेगा कि हाँ, पोर्ट वहाँ पर है। कोई दर्द नहीं होता है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है, कोई आपको अलग से कोई ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो पोर्ट जो मनीषा जी, कैंसर के बाद कुछ डिफरेंस आया आपको अपनी फैमिली में? आपकी फैमिली और ज्यादा ज्वाइंट हो गई या कोई डर के साथ जी रही है फैमिली में, या आप में कोई चेंज है थॉट मेरे में प्रोसेस में? मेरे में अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे में बहुत चेंज आया है और चेंज अगर कहे तो चेंज इन द सेंस कि मैं पहले जो थी बहुत मतलब ज़िंदगी जीती थी, लेकिन अब है कि मैं पूरे हँस कर, खेल कर और अपनी फैमिली के साथ जो है, वो चाहती हूँ कि जितना भी समय है, जब भी मुझे समय मिलता है, वो मैं अपने पति और अपने बच्चों को दूँ, उनके साथ घूमूँ, उनको खुश रखने की मैं कोशिश करती हूँ। पहले इतना मैं नहीं सोचती थी, लेकिन हाँ, अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे वजह से ये लोग दुखी ना हों, तो मैं इन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ हमेशा। चेंज आया ये कि और दूसरा चेंज ये आया है कि जो भी मैं पहले बाहर का खाना-पीना ये सब जो करती थी, अब मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। ऐसे भी किसी को नहीं खाना चाहिए, वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो। बाहर का ज़्यादा खाना-पीना तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो मैं अपने लाइफ़ में ये चीज़ तो मैंने अब मतलब सोच लिया है कि भई मैं बाहर का खाना मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया खाना। थोड़ा बहुत कभी हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसे मैं वो अवॉइड करती हूँ। और तीसरी बात ये है कि चेंज आया कि फैमिली के ऊपर और प्यार आ गया है। पहले से क्लोज। ये चेंज आया है। तो और मनीषा और जी, सेल्फ लव कितना बढ़ा? सेल्फ लव, अपनी वैल्यू, सेल्फ लव, खुद को लेके एक बहुत प्यार आना, अपना केयर करना आपने कितना शुरू किया? बिल्कुल केयर मैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद से मैं अपने ऊपर बहुत केयर करती हूँ। पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। जब मन हम्म। आया जब मन आया सोना और कोई ऐसा रूटीन कोई ख़ास रूटीन था नहीं, लेकिन अब लाइफ़ में एक रूटीन आ गया है। वॉक करना ही कर कम से कम 40 मिनट वॉक करना ही करना है, योगा करना ही करना है, खुश रहना है। पहले मैं ये था भई मैं क्या बहुत लोग हैं, ये नहीं मिला तो दुखी हो गई, वो नहीं मिला तो दुखी हो गई। तो अब ये चीज़ मैंने अपने लाइफ़ से हटा दिया है। जो है मेरे पास, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। वो चीज़ मैंने अपने लाइफ़ से हटा दिया। किसी चीज़ के लिए अब मैं शिकायत नहीं करती हूँ। पहले शिकायत होता था, अब शिकायतें खत्म हो गई हैं मेरी। हाँ, क्योंकि अब शि जिंदगी से प्यार जब शुरू हुआ है तो फिर जिंदगी को लेकर कोई सी चीज से शिकायत किस चीज की, वो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। हाँ, वो शिकायतें खत्म हो जाती है। क्योंकि ये लगता है ना कि भगवान ने जो दिया है, जो है, वो सच में बहुत है, आदमी बहुत उसका अच्छा। है पहले। अब बिल्कुल। है कि मैं बहुत बार ये सोचती हूँ अ, कि हम भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल में गए।
इतने बड़े डॉक्टर से हमने इलाज करवाया और इतने महंगे दवाइयाँ जो भी थी सब कुछ हमें मिला। तो हम तो भगवान ने हमारे ऊपर कोई विशेष ही आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं उन लोगों का सोचती हूँ जो कि गाँव में हैं, जिनको जानकारी भी नहीं है कि कैसे क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। गाँव खासकर मेरा मैं एक बार सोच रही थी कि गाँव के लोगों का क्या हाल होता होगा, जब हम शहर में रहकर इतना डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें आगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो गाँव के लोग जो गाँव में रहते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि इस ये कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन से डॉक्टर से दिखलाया जाए, कौन से हॉस्पिटल जाया जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने माध्यम से, चाहे आप जो कर रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसके थ्रू मैं उन लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ, जागरूक कराना चाहती हूँ कि मतलब ये लोग डरे नहीं। ऐसा नहीं कि कैंसर हो गया तो आपकी लाइफ खत्म हो गई है, कहीं नहीं खत्म हुई, बस उन्हें जागरूक बनाने की ज़रूरत है। शहर के लोगों को मालूम है, लेकिन जो बिल्कुल। गाँव के लोग हैं, जो कि कभी उन्होंने बड़े हॉस्पिटल्स नहीं देखे हैं, कभी उन्होंने ये नहीं देखा है कि ट्रीटमेंट का आजकल कितना ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट हो गया, वो उन्हें नहीं मालूम है। तो उन तक ये बात पहुँचाई जाए, उन तक मतलब हम पहुँचे, बिल्कुल। उनसे बातें करें, उनको बताएँ कि हम लोग हैं आपके साथ और ये कैंसर अगर आपको हुआ है तो ये कैंसर ठीक हो जाएगा। ये बीमारी कोई कोई खतरनाक, कोई डेंजर बीमारी नहीं है। सही इलाज हो, सही समय पर हो, तो इससे बिल्कुल निकला जा सकता है। तो मैं जो है गाँव के लोगों को जागरूक करना चाहूँगी, जो बिल्कुल भी नहीं जानते, जो कि होप छोड़ देते हैं, जिन्हें ये लगता है बस उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया जाता है, कि अब तो ये मर ही जाएँगे, अब इससे कैंसर हो गया है, तो अब इसके ऊपर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मरेगा ही मरेगा। तो मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा एनजीओ एम्स हॉस्पिटल और भी हॉस्पिटल्स के साथ, एनजीओ के साथ कनेक्ट है, जो पेशेंट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन आपने मेरे को एक नई दशा दी है कि हम गांव में कैंसर अवेयरनेस से ज्यादा हमें कैंसर ट्रीटमेंट के अवेयरनेस की भी जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रीटमेट का अवेयरनेस को आप कैंप्स देखोगे लगाने की। ऐसे गाँव हमारे भारतवर्ष में हैं जहाँ पर एक एक सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ के बिल्कुल। लोगों को अगर कुछ हो जाता है, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि भई अपने थ्रू, आपके थ्रू, आपके एनजीओ के थ्रू उन लोगों तक पहुँचा जाए। बिल्कुल। शहर के लोग तो फिर भी कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन उन लोगों का क्या? उन्हें कौन देखेगा? उन्हें कौन हाथ उनके उनके आगे कौन हाथ बढ़ाएगा? उन्हें कौन उस जगह से बाहर, उस चीज़ से बाहर निकालेगा? तो बिल्कुल मनीषा, मैं क्योंकि इतने सालों के कैंसर पे मैं ग्राउंड वर्क पे काम कर रही हूँ, तो बिहार से, पंजाब से, पंजाब से तो लोग फिर भी चंडीगढ़ चले जाते हैं। बिहार के मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्योंकि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बिहार में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता। उन्होंने मुझसे कहा था, नहीं मैम, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और पटना बिहार एक अच्छा नाम है पटना का, लेकिन वहां से भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के। तो चाहे हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, लेकिन उन्हें अवेयर करा सकते हैं। जैसे हमारा एनजीओ कोई भी इन्वेस्टिगेशन, सीटी पेट हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, इस पे 60% डिस्काउंट देते हैं अगर कोई हमारे एनजीओ की तरफ से जाता है। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, और आपके साथ मिलके आई थिंक हम और गाँव में भी, जो डायरेक्शन आपने मेरे को अभी दी कि गाँव में जाके, ऐसे कस्बों में जाके हमें ट्रीटमेंट का अवेयरनेस भी उतना ही डालना चाहिए जितना हमें कैंसर का अवेयरनेस की जरूरत है। काजल जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि गाँव के लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें बीमारी क्या हुई है और उनकी डेथ हो जाती है। मतलब वहाँ बिल्कुल। पे ट्रीटमेंट तक नहीं पहुँचता है, वो लोग पता भी नहीं लगा पाते हैं कि उन्हें क्या बीमारी हुई है। बस वो उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल। इस इस जगह पर काम करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल हम लोग साथ में काम करेंगे। और आपने जो ह्यूमैनिटी के लिए अपना दिया, अपना एक व्यू दिया कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना चाहती हूँ, कि गांव और जो कस्बे हैं वहां पे आप ट्रीटमेंट का अवेयरनेस लाना चाहती हैं,
और आपका कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए उस सेक्शन ऑफ लोगों के लिए है जो ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल। हाँ। ठीक है। मनीषा जी, आखिर में आप पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को जो कैंसर से गुजर रहे हैं और कैंसर सर्वाइवर जो कैंसर से लड़ा जंग जीत चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी जिंदगी में स्ट्रगल है, आप जानती हैं, मैं जानती हूँ कि स्ट्रगल रहता है, हड्डियों में पेन होना, कई बार सुबह उठा नहीं जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे पेशेंट से और सर्वाइवर से? मैं ये कहूंगी ये तो प्रॉब्लम होती है, लोग बहुत वीक हो जाते हैं, चाहे वो जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, जो सर्वाइवर है। एक आम समस्या जो है वो बोन्स की, जो जो कीमो के थ्रू जो मेडिसिन जाता है उसकी वजह से जो बोन्स होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स जो कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं और जो मेडिसिन देते हैं उसे आप रेगुलर खाते रहें, क्योंकि ये समस्या रहेगी और इस समस्या के साथ तो आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, बोन्स की प्रॉब्लम, बोन्स में दर्द, और फिर दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा हमेशा थका थका महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई अब आगे क्या करेंगे, कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो बस थोड़ी-सी सोच अपने आपको बदलनी चाहिए, अपनी थोड़ी सोच बदलनी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की बातें करें, आपको हौसला दें, आप वैसे लोगों से मिलो। आपको बिल्कुल। हौसला दे, आपके साथ हँसे, आपसे अच्छी बातें करे, तो वैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू दीजिए। वो लोग आपको हमेशा आगे ले जाने का काम करेंगे। तो यही कहूँगी मैं, अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप अपना ख़्याल रखोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सब कुछ समय के साथ, वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में योगा लाइए, मेडिटेशन लाइए, ये सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप वॉक कीजिए डेली, एकदम जो है खुली हवा में आप बाहर निकलिए, अपने आप को घर में बंद मत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बाहर निकलिए। जो लोग आपको देखकर मुँह बना रहे हैं, चाहे आपको देखकर अपना रास्ता बदल दे रहे हैं, आपसे बात करना नहीं चाह रहे, आप भी उस उनके साथ वैसे ही कीजिए। आप अपने घर हम्म, से, आप उसके डर से आप अपने आप को घर के अंदर बंद मत कीजिए। आप बाहर बिल्कुल। निकलिए। अगर हम्म, वो आपको देखकर रास्ता बदल रहा है, आप भी अपना रास्ता बदल दीजिए। खुश हाँ। रहिए बस। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और ये खुशी जो है वो आपको बिल्कुल सही कर देगा। बहुत जल्द सही होने में बहुत फ़ायदा करेगा। खुश रहने से हॉर्मोन्स चेंज होते हैं और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स होंगे तो आप जल्दी ठीक भी होंगे, आपका बॉडी वैसे ही रही है, वो सपोर्ट करता है। अ, आपसे बात करके मुझे खुद को भी बहुत ज्यादा डायरेक्शन मिली मनीषा जी, और मुझे लग रहा है कि जो लोग हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे, जो भी जिनसे हम रूबरू होंगे, उन्हें पोर्ट के बारे में और जो लोगों का बिहेवियर होता है एक कैंसर पेशेंट को लेके या सर्वाइवर को लेके, शायद अगर हम उसमें 1% भी कोई चेंज ला पाए तो हमारा मकसद इस इंटरव्यू का पूरा हो पाएगा। आप इसमें अंत में कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस डर कर अपना रास्ता जो है मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर भगवान परेशानी दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो वो फिर खुशियाँ भी देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये पॉज़िटिव माइंड अपना लेकर चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ज़िंदगी का कुछ नहीं है। आप, जो लोग आप पे हँस रहे हैं, जो लोग आपको हारा हुआ मान रहे हैं, उनको क्या पता कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होना है। हमें नहीं पता कल बिल्कुल। क्या होना है। तो जो आज प्रेज़ेंट है, उसे आप एकदम मस्त होकर जिए, और बस यही कहना चाहूँगी कि बस खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और थैंक यू। आपके साथ अ, खुशी और अपना सेल्फ केयर के मैसेज के साथ हम सबसे विदा लेते हैं, और आपसे भी। और आई प्रे कि जैसे मेरे को 30 साल हो गए और कंटिन्यू है जिंदगी, आपके भी बहुत सारे जिंदगी के साल कंटिन्यू रहे,
और हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहे। थैंक यू सो मच मनीषा जी। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। और मैं चाहूंगी कि भाई उन लोगों तक हम पहुंचे जिन लोगों को हमारी जरूरत है। डेफिनेटली हम लोग थैंक यू, साथ बहुत में बहुत मिलकर धन्यवाद। बहुत एक मुहिम चलाएंगे कैंसर मुक्त भारत।